तो 60% बैकवर्ड उस समय थे, 52%। अगर 52% को जोड़ के रखता तो क्या ठाकुर बाबनो आप बनिया की जरूरत पड़े ऐसे पकड़ रही रिकॉर्ड करिए। ठाकुर बाबनो बनिया की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, लेकिन वह लोग देखिए व्यवस्था उनके हाथ में है। तो ये लोग मलाई खाने के लिए अपने समाज का सौदा करते हैं। जहाँ जाति की जागृति हो, जैसे हम अहिर की जागृति करें, हम भर की जागृति करें, हम जो है चमार की जागृति करें, तो एक जाति बहुजन नहीं होता है। कई जातियों के जो समूह होते हैं जिसके जन बहुत हैं वही बहुजन है। बहुजन का उल्टा क्या होता है? अल्पजन, माने कम लोग। अब बहुजन का मतलब अधिक लोग। लेकिन ये हमारे जो नेता, हम जिसको अपना नेता मानते हैं, वह नेता सिर्फ अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है। हमको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है कि 5 किलो फ्री में अगर गेहूँ चावल दे रहा है तो हमको तो मुफ्त खोर बना रहा है ना, कि हम मुफ्त के खाने के आदी हो जाएंगे। जैसे एक फिल्म आई, उसमें कहा कि ठाकुर ये इन लोगों का अंगूठा ले ले, तो कहता है कि नहीं अभी रुक जाओ, इनको मुफ्त की खाने की आदत लग जाने दो। तब मूवी का नाम है आज का अर्जुन। आज का अर्जुन आप लोग देखिए, मूवियों से देखिए सीख लेना चाहिए, ठीक है। मूवियाँ समाज का आईना होती है, समाज में जो बुराई रहती है उसके ऊपर जो है फिल्में बनती हैं। और एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, ब्राह्मण कभी जाति के ऊपर सम्मेलन नहीं करता है। आप वकील साहब सही, कभी उन्होंने कमेटी- चौबे महासभा नहीं लिखा होगा, चौबे सम्मेलन नहीं किए। चौबे सम्मेलन नहीं किया होगा। अरे वो खुद ठीक ब्राह्मण है, महासभा कभी नहीं ब्राह्मण किया। महासभा जो है, नहीं ब्राह्मण महासभा होती है, मैंने देखा है, आज हम लोगों ने कई बार बैनर पोस्टर। ब्राह्मण महासभा करेगा, जो बनिया रहेगा वैश्य महासभा उनका होगा, हैं? पूरी कमेटी और जो ठाकुर लोग हैं वो लोग क्षत्रिय महासभा करेंगे। लेकिन हमारे बहुजन के लोग चमार महासभा, अहिर महासभा, कुर्मी महासभा, इतनी महासभा है वो लेकर के ध्वस्त कर दे रहे हैं बहुजन समाज की थ्योरी को। बहुजन महासभा नहीं करी, बहुजन महासभा उतना मतलब सोच नहीं है उनकी बहुजन सम्मेलन कभी नहीं की। उतनी। अभी देखिए जो मायावती का चुनाव हुआ अब की, तो उसने क्या किया? प्रबुद्ध सम्मेलन, पहले ब्राह्मण सबसे पहले ब्राह्मण सम्मेलन किया। जब समाज में किरकिरी होने लगी, सोशल मीडिया ने जब हाँ, तो फिर उसको बदल करके प्रबुद्ध सम्मेलन, कभी बहुजन सम्मेलन नहीं किया। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि कहा जाया जाए, जैसे मायावती का जो रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, तो देखिए एक तो पहला काम ये है कि जो बहुजन कॉन्सेप्ट उस पे से हट गई, ठीक है। जब कांसीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किए, तो एक स्लोगन दिए, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग आदमी, आप लोगों को पता होगा वो स्लोगन था कि बहुजन के सम्मान में और बीएसपी मैदान में। ये स्लोगन था कि नहीं था? और फिर दूसरा स्लोगन था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये था कि नहीं? और फिर देखिए 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी, तो सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती को समझाया, मायावती अब आप बहुजन की नेता नहीं रह गई हैं, अब आप सर्वजन की नेता हो गए। तो इसलिए नया स्लोगन लगना चाहिए कि सर्वजन के सम्मान में और बीएसपी मैदान में। अब देखिए परिवर्तन आया कि नहीं आया? 2014 में लोकसभा का चुनाव था, आप लोगों को याद होगा, मायावती भी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार के पद से चुनाव लड़ी थी, याद है कि नहीं है? तो फिर सतीश चंद्र मिश्रा ने एक नया स्लोगन लगाया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा। जब हाथी दिल्ली 2014 के लोकसभा चुनाव में नहीं जा पाया, तो जितने भी हमारे नेता लोग थे, जिनको आप लोगों के यहाँ के नेता जिसको आप लोग मानते हैं, तो उन नेता लोगों ने नहीं पूछा कि बहन जी ब्राह्मण तो शंख बजाया था, हाथी दिल्ली कहाँ नहीं गया। पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए? लेकिन नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? कि पूछेंगे तो पार्टी से निकाल रहे हैं, वहां पे रहना है तो पिछलग्गू बन के रहना है।
तो जितना भी माननीय कांसीराम साहब का जो एजेंडा था उसके सारे विरोध में काम करते 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 ये जीरो पे आया। अब देखिए बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं। पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा उपासना नहीं करूंगा। फिर सतीश चंद्र मिश्रा ने नारा क्या लगाया कि हाथी नहीं गणेश है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो जब हाथी गणेश हो गया तभी मिशन खत्म हो गया। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम के मुद्दे पर आप लोग वोट हम लोग नहीं मांगने आए क्योंकि आजकल का जमाना कोई किसी के कहने से वोट देने वाला नहीं है साहब। लोकतंत्र को बचाने के लिए तो पहले आप लोग पहल करिए ईवीएम मशीन के मुद्दे पर, क्योंकि इन लोगों से अब उम्मीद करना बेकार है। और जब ये लोग आप लोगों के बीच में आए तब आप उन लोगों से ये जरूर पूछिए कि भैया ईवीएम मशीन का मुद्दे पे तो आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं, तो आप लोग को वोट देने का क्या मतलब है? ये बातें आप लोग जरूर पूछिए। नहीं, हम लोग बने नेता, आप लोग बने। समझ रहे हैं? और आज की तारीख आप लोग कहीं घर पे जाके नोट करवा लीजिए। जिस तारीख को हम लोग आए हैं आज 20 मार्च 2022 है। इस डेट से जब चुनाव आएगा क्या इस बीच में कभी बीएसपी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य किसी पार्टी के लोग आए? नहीं आएंगे। आएंगे नहीं वो लोग, 22 तारीख को रिक्शा स्टैंड क्योंकि पर धरना प्रदर्शन। उन लोगों के अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास ईवीएम मशीन है। हमारा ऑर्डर फिक्स है। और इन लोगों को क्या घमंड है कि हमारा वोट फिक्स है। चमार हमको छोड़कर कहाँ जाए? अखिलेश यादव को घमंड है, अहिर कहाँ जाए? ये घमंड जो है इनके पतन का कारण है। ये बताइए कि जो इस समय ये विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो अखिलेश यादव का एक स्लोगन था, नई हवा है नई सपा है। तो उस स्लोगन का जवाब देने के लिए अनुराग ठाकुर ने एक नया स्लोगन लिखा कि नई हवा है और नई सपा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम लेवा। कहाँ तक नहीं कहा? तो उसने क्यों कहा अनुराग ठाकुर ने? क्योंकि उसको पता है ईवीएम मशीन में सेटिंग है। अब बताइए चुनाव हो, प्रधानी के चुनाव में कभी कोई कंफर्म नहीं होता कि ये जीत रहे हैं, या जब काउंटिंग होगा तभी जो पूरे प्रदेश की बात है। तो आपको कैसे मतलब पूरा फुल कॉन्फिडेंस है? फुल कॉन्फिडेंस तभी हो सकता है जब आपकी कुछ सेटिंग हो। नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है, लेकिन जब वो अपने गृह जनपद गए तो उनको दौड़ा लिया गया। बीजेपी के लोग जहां भी गए हैं उनको दौड़ाया गया है। फिर इतना कैसे जीते? ईवीएम मशीन के मुद्दे पे हम लोग आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि ईवीएम मशीन के मुद्दे पे आप लोग जो है साथ सहयोग करिए, ताकि लोकतंत्र को पहले बचाया तो जा सके। आप वोट दीजिए ना दीजिए वो तो अलग की बात है, वोट आप किसी को दीजिए उससे हमारा नहीं मतलब है, लेकिन लोकतंत्र को पहले बचाना होगा। और लोकतंत्र यदि बच्चा रहा तभी जो है आपके हक और अधिकार बचेगा। और एक नया अभी मैं जो अभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा। ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे कहाँ तू कौन दुनिया में हो? हिंदू राष्ट्र जब बनेगा ठीक है, बनना चाहिए आपको, लेकिन हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो उसमें क्या क्या चीजें लागू होगी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए साहब, क्योंकि आधी जानकारी अधूरी होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको 2 दवा दिया, आपने एक खाया एक नहीं खाया, तो दवा आपको फायदा नहीं करेगी, या तो और बीमार कर देगी या तो आपके किसी अंग को और प्रभावित कर देगी। समझ रहे हैं? तो हिंदू राष्ट्र में क्या क्या चीजें लागू होंगी उस चीज को आपको जानना होगा। पहली चीज मनुस्मृति लागू होगी। अभी मेरी वीडियो में रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं दिखाऊंगा। 1 फरवरी 2022 को खबर निकली है, इलाहाबाद में जो है ब्राह्मण लोगों ने सम्मेलन किया है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपको मैं भेजा था शायद। तो उस हिंदू राष्ट्र संविधान में क्या क्या चीजें होंगी
क्योंकि लोकतंत्र में जानकारी होना चाहिए। जानकारी होगी तो जब वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो आप उनसे बोलिए कि संविधान राष्ट्र में आपको दिक्कत क्या है। भाई कोई दिक्कत होगी तब तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो चमार को प्रधानमंत्री बना देंगे? हाँ? अरे वो हिंदू राष्ट्र का मतलब चाहिए तो हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होता है कि ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मण सर्वे सर्वा होगा। जैसे स्त्री और शूद्रों को जब मनुस्मृति लागू थी तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज आपको डायरेक्ट पढ़ाई से नहीं रोकेंगे, इनडायरेक्ट स्कूल बंद कर दिए। कोरोना है भैया, इनडायरेक्ट हो गए। डायरेक्ट यदि स्कूल बंद कर देंगे तो आप लोग सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, क्रांति हो जाएगी। क्रांति हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करेगा वो तो घुमा के कर रहे हैं, इतनी दूर हम लोगों की सोच नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, वो क्या लागू करना चाहते हैं? जैसे आपके पास जर जमीन हो गई, एक बिस्सा या आधी बिस्सा, आपने घर बना लिया, पैसा है तो आपने 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बना लिया, तो ये आपके पास नहीं होना चाहिए। आप उनके ऊपर ब्राह्मणों, ठाकुरों और ये भूमिहारों के ऊपर आश्रित रहेंगे। ये हिंदू राष्ट्र ये की हिंदू कल्पना है उनकी। जैसे और सफल भी हो रहे हैं अपने काम में। जैसे पहले क्या था, पहले जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों से आजादी का, तो ये वो सब जानते थे कि ये अंग्रेजों से आजादी का, सबके आजादी का आंदोलन यहाँ बैठ जैसा ये सिर्फ ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन है। और वह सभी लोगों से, हमारे बाबा साहब से भी पूछे कि हम लोग आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, आप इसमें साथ सहयोग करोगे? तो बाबा साहब ने, वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो वो पूछे कि क्या आप देश की आजादी का आंदोलन तो चला रहे हो, लेकिन देश में क्या हमारे लोगों को भी आजाद करोगे आप? तो वो कहे कि पहले देश आजाद हो जाए फिर आपको देख लेंगे हम। आपको आजाद करना है कि नहीं करना, वो तो हम फैसला कर देंगे। तो हमारे जो महापुरुष थे तो वो जानकार लोग थे, वो भविष्य को जानते थे कि भविष्य में ये लोग करने वाले क्या हैं। तो वो कहे कि नहीं, अगर तुम हमारे लोगों को भी आजाद करो तब हम आपके आजादी के आंदोलन में सहयोग करेंगे, नहीं तो आप अपने आजादी का आंदोलन चला रहे हो, देश के आजादी का आंदोलन, तो ठीक है देश आजाद हो जाएगा, लेकिन क्या हमारे लोग आजाद होंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बाद में देखेंगे। तो बाबा साहब कहे तब हम तुम्हारा साथ क्यों दें? उसी तरह ज्योतिबा फूले से भी पूछे, उसी तरह साहू जी महाराज से पूछे, तो ये लोग भी सवाल किए कि जो लोग, तो ज्योतिबा फूले जी क्या कहे कि इस समय गुलामी में जिनकी बातें नहीं बर्दाश्त होती है, आज़ादी में उनका लात खाना पड़ेगा। और हुआ भी वही, हमारे लोगों को बड़े पैमाने पे मारा पीटा गया। आज़ाद देश में हमको मारना चाहिए उनको? अंग्रेज तो चले गए, तो आखिर में ये लोग आज़ाद हुए तो हमको नहीं ना आज़ाद किए। हमको आज़ाद किए होते तो हमारे पास जो है कि एक कियारी है लहसुन बोने के लिए, और उनके पास जो है 20 बीघा परती पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आज़ादी मिली तो सबका हिस्सा तो बराबर चाहिए ना। जैसे आपके 5 लड़के हैं, तो 5 लड़के हैं, तो अगर आपके पास 2.5 बीघा जमीन है तो 10-10 बीघा आप 5 लड़कों को चाहिए ना। ये नहीं ना कि एक लड़का कमा रहा है तो उसको 1 बीघा दे देंगे, 1-2 लड़के नहीं कमा रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो उनको 5 हिस्सा देंगे। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो यह जो हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा करना चाहते हैं कि यही रहे तो सिर्फ भैंस रखे और दूध दुहे, उसको न हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना उनका अधिकार नहीं है। जो मनुस्मृति लागू करेंगे, मनुस्मृति है क्या? जैसे आज संविधान है, आपको किसी ने एक लाठी मार दिया, कपार फट गया, आप भाग के जाते हैं थाने पर ना, तो वहाँ जो मुकदमा लिखा जाता है तो आपको संविधान के तहत मुकदमा लिखा जाता है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा उस दिन आपका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। आप पैसा भी देंगे तब भी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। ये कहा जाएगा कि आप लात खाने के लिए बने हैं, आप हिंदू हैं और निचले स्तर के हिंदू हैं। तो उस समय क्या होगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये संविधान जब तक है, हम लोग हिंदू राष्ट्र से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र किस तरह का लागू कर रहे हो तुम? हिंदू राष्ट्र में हमको हिंदू बना रहे हो, तो हम जिस दिन अपने अधिकार मांगते हैं उस दिन हम हिंदू नहीं हैं।
अपनी बिटिया बहन की शादी करो हमारे चमरौटी में, हमारे अहिरौटी में, हमारे बरौटी में, हमारे कहरौटी में। तब माने कि आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना चाहते हो कि सभी हिंदू एक जैसे हैं, कि खाली हम दो ही समय हिंदू हैं, जिस दिन वोट डालना हो तब हम हिंदू के नाम पर वोट डालें, और जिस दिन हमको किसी मुसलमान से या किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ना हो उस दिन हम लड़ाई लड़े हम, और सारा मलाई तुम खाओ। तो इसलिए हम लोग ये जागृति कर रहे हैं कि लोग जाने कि हमको हिंदू राष्ट्र घोषणा करेंगे तो हमारा क्या क्या छीनेंगे। जैसे पहले जब संविधान नहीं था तो चमारे घरे चमार पैदा होकर, भरे घरे भर पैदा होकर, हिरे घरे अहिर पैदा होकर, लोहारे घरे लोहार पैदा होकर। लेकिन जब संविधान आया तो संविधान ने जो हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा था उस संविधान में लिख दिया गया कि किसको क्या क्या मिलना चाहिए। तो चमारे घरे इंजीनियर पैदा हो गए, अहिरे घरे डॉक्टर पैदा हो गए, लोहारे घरे जो है ना कि वकील पैदा हो गए, भरे घरे जज पैदा हो गए। लेकिन जो जागरूक रहेगा वही ना, जो नहीं जागरूक रहेगा तो कहेगा नहीं ये जो हो रहा है सही हो रहा है। तो हम लोग जागरूक करने आए हैं, हम ना वोट मांगने आए हैं न कुछ करने आए, हम तो बस बताने आए हैं। आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ा ये हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान हमारा बचा रहेगा तो हम कभी भी प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा तो संविधान के तहत ही ना बहन जी मुख्यमंत्री बनी, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने, मोदी भी कहता है कि हम संविधान की वजह से आज प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये बात। हमारे वोट, हमको एक वोट का अधिकार देने के लिए उन्होंने अपने मरे हुए बेटे को छोड़ के चले गए लंदन। नहीं तो जानते हैं ये सब क्या चाहते थे कि वोट करेंगे, कौन कौन लोग वोट करेंगे, जो पढ़ा रहेगा और जो टैक्स पे रहे, जो पढ़ा रहेगा वो वोट करेगा, नहीं जो टैक्स भरता रहेगा वो वोट करेगा, नहीं जो लगान देता है जमीन का वो वोट करेगा। ये बताइए कि आपके पास जमीन थी, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके पिताजी जरूर अनपढ़ रहे होंगे, तो वहाँ आप वोट नहीं दे पाते। फिर आप जो है टैक्स नहीं देते थे, वहाँ आप वोट नहीं दे पाते। तो आपका अधिकार जब खत्म हो जाता तो आप वोट देने के लायक नहीं रहते। तो वोट देने का मामला नहीं है ये, वोट जैसे लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तो आप प्रधानी लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बाबा साहब ने राजा बनने के लिए हमको एक वोट का अधिकार दिया, ये नहीं कि लोगों को राजा बनाने के लिए। लेकिन हमारे लोग सिर्फ बनाने में कि हमारे जाति का नेता बन जाए, हमारे समाज का नेता बन जाए। लेकिन ये समीक्षा करने की जरूरत है कि क्या वो हम जिस समाज से आता है उस समाज की आवाज़ उठा रहा है। 2 अप्रैल की घटना आपने देखा, न बहन जी बोली, 13 लोग मारे गए, न बहन जी एक बार बोली, न अखिलेश यादव बोले, नहीं लालू यादव बोले, न तेजस्वी यादव बोले, कोई किसी ने नहीं बोला। और जाति के नाम पर राजनीति करने के लिए बहुत लोग हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। और हम लोग जो है अभी जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट आया है, तो हम लोगों के पास 8-10 मुद्दे हैं। हमारा जो पहला मुद्दा है आपको बता रहे हैं, हमारा जो पहला मुद्दा है यह हमारा पहला मुद्दा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न कराने के विरोध में है, तो उसने नहीं करा रहा है इसके विरोध में है। दूसरा है ईवीएम घोटाले के विरोध में। तीसरा है निजी क्षेत्रों में आरक्षण के विरोध में, आरक्षण नहीं दे रहे हैं उसके विरोध में है कि आरक्षण लागू किया जाए। जब सब निजी कर हो रहा है तो आरक्षण मिलना सब चाहिए। चीज प्राइवेट हो रहा है तो उसमें भी तो SC ST OBC की सीट रिजर्व होनी चाहिए, तो उसके लिए हो रहा है। फिर MSP की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। मतलब जैसे एक ठो गमछा बनाने वाला जो है वो तय करता है कि यह गमछा कै रुपया का बेचना है, एक ठो नमक बनाने वाला तय करता है कि यह नमक कै रुपया का बिकेगा। कोई भी सामान है, मोबाइल बनाने वाला वो कंपनी वाला तय करता है कि ये मोबाइल कै रुपया की बिकेगी। लेकिन किसान गेहूं पैदा करता है,
चाहे जो भी पैदा करता है वो रेट नहीं लगा सकता है कि हमको कितना में बेचना है, वह सरकार तय करती है। तो इसकी एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट गारंटी ये दे, सपोर्ट प्राइस दे कि मतलब इसको जो है कि जनता किसान को मिलना चाहिए। और फिर क्या मुद्दा है, एनआरसी और सीए के विरोध में अभी ये सरकार बनाए हैं, तो ये एनआरसी और सीए लागू करेंगे। तो लागू करेंगे तो क्या करेंगे, लोगों की लिस्ट जुटाएंगे, जिन लोगों को देखेंगे कि ये ज़्यादा बोल रहा है, समाज में जागृति कर रहा है, तो क्या करेगा, उन्हीं का नाम आगे जो है डी लगा देगा। डी से डाउटफुल सिटीजन कि यह भारत के हैं या नहीं। तो हमारा वहीं सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। हमको राशन मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, हमको आवास मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, हमको शौचालय मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, हमको स्कूल में पढ़ाई मिलती है वो भी बंद हो जाएगा, हम थाने पे एफआईआर कराने जाते हैं वो भी हमारा एफआईआर नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को एनआरसी और सीए लागू करके अधिकार वंचित करना चाह रहे हैं, सब कुछ छीनना चाह रहे हैं। पूरा गुलामी लाने की और साजिश कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल इसलिए कि जैसे कोई आदमी नौकरी करता है तो नौकरी करता है, जब बुढ़ापा आता है उसको तो रिटायरमेंट होता है। तो पुराने में क्या था कि उसको कुछ पैसा मिल जाता था और पेंशन बांट दिया जाता था, सरकार अपने घर से नहीं देती थी, उसी के पैसे को जमा कर देती थी, काका उससे गिलास अपना ले ले आवा। व्यवसाय करती थी और गिलास जो ले ले। बेनिफिट होता था तो उनको एक महीने का तय कर दिया था कि इनको अरे इतना ठीक। पेंशन दिया जाए। आज के डेट में क्या हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है उसको 10-20 लाख दे के रिटायर कर दिया, जो बच्चे हैं उसके चाटो बांट लिए आपस में 5-5 लाख रुपया, और उसके बाद बुढ़ौती में उसको जो है कि लात मार देते हैं। अगर वही पेंशन मिलती तो लालच रहता ना कि 20,000 25,000 पावत हो, इनकर सेवा करा। आज साला नेता एक दिन विधायक हो जाए, एक दिन के लिए उसकी पूरी जीवन भर जो है पेंशन मिल रही है। उनका भी पेंशन खत्म होना चाहिए। अगर हमारा पेंशन खत्म हुआ है तो बताइए, जो 60 साल 40 साल सर्विस दे रहा है उसकी पेंशन खत्म, और जो एक दिन खाली शपथ ग्रहण हो गया और सरकार गिर एक गया दिन है, विधायक बन गया ऊपर उसकी पर। पेंशन अलग चालू रहेगी, एक दिन सांसद बन गया उसकी पेंशन अलग चालू रहेगी, एक दिन राज्यसभा सांसद हो गया उसकी अलग पेंशन। 3-3 4-4 पेंशन नेता ले रहे हैं। और हमारा जो आदमी जब तक उसके शरीर में जान है तब तक जो है कि वो नौकरी किया, सरकार की सेवा किया, और जब रिटायर हुआ तो उसको जो है कि पेंशन बंद कर दे रहे हैं। तो इसलिए पेंशन की लड़ाई हमारी है। इतना बड़े बड़े आदमी जो विधायक के लिए उठते हैं, गांव में आते हैं, हाथ गोड़ जोड़ते हैं, ये बताइए वो समाज सेवा के लिए हाथ गोड़ जोड़ते हैं अपने फायदे के लिए कि उनकी तनख्वाह बन जाएगी, पेंशन बन जाएगी, नहीं तो आते हैं हमारा सलाम लेने के लिए। इतनी बड़ी कीमत है हमारे वोट की, मगर हम लोग उसको जाति के मुंह में, खाने पीने के अभी मुंह देखिए में। लॉकडाउन के समय में इन्होंने मजदूरों का एक कानून बनाया। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि 8 घंटा से किसी से ज्यादा काम नहीं ले सकते हो। अगर 8 घंटा से अगर 1 घंटा ज्यादा काम लेते हो तो उसको 2 घंटे की मजदूरी दोगे। 4 घंटा अगर वो मजदूरी करता था तो उसकी डबल तनख्वाह मिलती थी। लेकिन आज के डेट में 12 घंटा खटा रही है सरकार, और तनख्वाह कितना, 8 घंटा से भी कम की तनख्वाह दे रही है। तो उसकी भी ये लड़ाई है। से कानून बना दिया है, बना दिया है, लॉकडाउन में ही ये तो लागू कर दिया। सारा जानवर बना दिया। हमारे लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं।